सेनानी 4 बार विधायक, सांसद और ईआरसीपी के जनक पंडित रामकिशन शर्मा फर्स्ट इंडिया न्यूज के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर पंडित रामकिशन शर्मा ने चैनल की कार्यप्रणाली भी देखी और पंडित रामकिशन शर्मा ने फर्स्ट इंडिया की कार्यशैली की सराहना की। इस खास मौके पर उन्होंने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत भी की। पंडित रामकिशन शर्मा ने उनके 101 साल में प्रवेश और स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता सहित लोकतंत्र से लेकर ईआरसीपी जैसे मुद्दों पर चर्चा की और 99 साल में लिखी पुस्तक के बारे में भी अपने विचार साझा किए। इस मौके पर पंडित रामकिशन शर्मा से खास बातचीत की सीनियर एंकर पूनम शर्मा सोलंकी ने। कहते हैं कि किसी भी पत्रकार के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है जब ऐसा पत्रकार उनकी जिंदगी में आता है जो बड़े पत्रकार तो रहे ही हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। उन्होंने वो दौर देखा है जिसके दौर पर हम उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी जानते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी शायद इतनी आगे बढ़ गई है कि वो पिछले दौर को जानना नहीं चाहती, वो देखना नहीं चाहती। तो पत्रकार के तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, एक आम इंसान के तौर पर इतना कहना चाहूंगी, भारतीय होने के नाते इतना कहना चाहूंगी कि सौभाग्य की बात होती है जब ऐसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में आती है, आपकी ज़िंदगी में आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित रामकिशन जी की, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, क्योंकि आपसे तो बहुत कुछ जानने को हमें मिलेगा, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सबसे पहले तो मैं वर्तमान से जुड़ा हुआ ही सवाल आपसे करना चाहूँगी। शब्द आजकल बहुत चल रहा है, जैन जी, जैन अल्फा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन। इस तरीके के प्रदर्शन कहते हैं कि सत्ता बदलने में कामयाब होते हैं, लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इसमें इतनी पावर होती है? देखिए, हर समय की अलग अलग समस्या होती है और उस समस्या के तरह तरह के समाधान होते हैं। आज जो हमारे देश की स्थिति है, सारे क्षेत्रों को छोड़ दो, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये ना तो कोई पार्टी है और ना मेरा इससे कोई संबंध है, और मैं सलाह भी नहीं दे सकता पार्टी बनाए नहीं। ये असल में नाराज़गी है, एकदम नाराज़गी प्रकट होकर आई है। अब उस नाराज़गी के कई परिणाम हो सकते हैं। एक परिणाम तो ये हो सकता है कि ये नाराज़गी ज़्यादा फैली, क्योंकि समस्या इसके अलावा भी है। अगर ये ज़्यादा फैली तो देश में एक नई तरह की चेतना पैदा होगी और उस चेतना के पूर्ति के लिए सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हो, पर हो सकता है। लेकिन सत्ता परिवर्तन अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। जिस काम के लिए सत्ता परिवर्तन हो वो काम हो जाना चाहिए, वो इस युग में संभव नहीं है। बेरोजगारी के मामले में मेरा मतलब है बेरोजगारी मिटे, लेकिन अगर कहीं ये सोच के हम आंदोलन करें, सत्याग्रह करें कि हम बेरोजगारी को मिटा देंगे, वो ना तो कभी मिटी है ना कभी मिटेगी। सीमित तौर पर ये ज़रूर है कि जो आज की बेरोजगारी है वो पढ़े लिखों में है। इसके लिए अगर सरकार कई तरह से सोचे तो इस बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। संपूर्ण बेरोजगारी कभी भी नहीं मिटेगी। सर, आप राजस्थान के भरतपुर से हैं और उस वक्त के दौर से हैं जब भरतपुर बहुत तरह तरह से जाना जाता था, और आज की परिस्थितियां वाकई में बहुत ज़्यादा अलग है। ना सिर्फ भरतपुर की बल्कि पूरे राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। आपने कितने प्रधानमंत्रियों को देखा है, कितने मुख्यमंत्रियों को बदलते देखा है। आप पार्लियामेंट के सदस्य रह चुके हैं और आज की पार्लियामेंट बिल्कुल अलग है, तो उस पर आपकी मैं राय जानना चाहूँगी। देखिए, प्रधानमंत्रियों को सीधा तौर पर जवाहरलाल जी को मैंने सुना है, देखा नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस में से जब सोशलिस्ट पार्टी अलग हुई तो हम सोशलिस्ट हो गए। तो जवाहरलाल जी को सीधा मैंने नहीं देखा है, इंदिरा जी को सीधा नहीं देखा है, मनमोहन सिंह जी को सीधा भी देखा है, चंद्रशेखर जी को सीधा देखा है, औरों को तो सीधा देखा है, वीपी सिंह को सीधा देखा है। अब इनका मुकाबला करना कौन अच्छा है कौन बुरा है वो उचित नहीं है, क्यों दो आदमी की तुलना कभी सही नहीं हो सकती।
किसी में कोई विशेष गुण होता है, किसी में कुछ विशेष गुण होता है। तो हम एक गुण की बात करें तो दूसरे से उसको तुलना नहीं हो सकती। मेरा जहाँ तक ख्याल है, चंद्रशेखर जी को बहुत कम टाइम मिला, लेकिन जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार कह सकता हूँ कम टाइम में भी उसकी एक आदत थी जल्दी फैसला करने की, लटकाने की फैसला नहीं करनी थी, एक उनका गुण था। वीपी सिंह जी ने सरकार चलाई। सरकार चलाने के बाद उनका सबसे महत्वपूर्ण काम ये था कि इमरजेंसी के टाइम में जब नई पार्लियामेंट बनी तब हम लोगों ने पिछड़ों के लिए आयोग बनाया था, मंडल आयोग। मंडल आयोग की रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट आने के बाद इंदिरा जी दोबारा आ गई, वो रिपोर्ट उन्होंने बंद कर दी। मनमोहन सिंह पीपी सिंह ने सबसे बड़ा काम ये किया कि मंडल कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया। उससे हमारे समाज के ढांचे में, सत्ता के ढांचे में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो तुलना तो इसलिए नहीं हो सकती, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग लोगों ने उस समय के अनुसार काम किया है। लेकिन सर, राजनीति के साथ कहते हैं कि जब सत्ता पक्ष होता है तो विपक्ष भी होता है, और वो पैरेलल साथ में चलते हैं, क्योंकि मुद्दा तो जनता का होता है, बिंदु भी जनता के होते हैं। लेकिन राजनीति के रंग आज किस तरह से बदले हैं? क्या आज के दौर की राजनीति है वो, उसमें मीडिया की भागीदारी कितनी है, आम जनता कितने महत्वपूर्ण रोल अदा उसमें वो कर रहे हैं, यानी कि जनता के मुद्दे बुनाए जा रहे हैं, सिर्फ हंगामा हो रहा है? देखिए, ऐसा है, राजनीति में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष दोनों ही सरकार के हिस्सा होते हैं। जो विपक्ष है वो विरोधी नहीं है, वो सरकार का हिस्सा है। अब आज की स्थिति में ये हो, आज तो विरोधी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज की स्थिति यह है कि विरोधी को विरोधी नहीं बल्कि दुश्मन मान लिया गया है, दुश्मन। और दुश्मन मानने का नतीजा ये हुआ है कि विधानसभा और लोकसभाओं में जो सार्थक बहस होती है वो नहीं हो पाती, और नहीं हो पाती उसकी वजह से हल्ला गुल्ला होता है। हमारे टाइम में इतना हल्ला गुल्ला नहीं होता था, समझदारी भी थी। दूसरे क्या थे, राष्ट्रीय आंदोलन से निकल के लोग आए थे, उनकी कुछ परंपराएं थी, कुछ मर्यादाएं थी, तो उस समय इतना हल्ला गुल्ला नहीं होता था। समस्याएं उस समय गंभीर थी, क्योंकि सारी समस्या ही समस्याएं थी, लेकिन हर समस्या के समाधान के लिए सार्थक बहस होती थी। कभी कभी थोड़ा बहुत मतभेद भी होता था, सदन से बाहर भी निकलते थे, पर ना दुश्मनी थी ना कट्टरता थी। 100 बरस आपने देख लिए, 101 साल में आप चल रहे हैं, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन ये जो संघर्ष देखा है ये हम आज जान रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आधा संघर्ष इनका देखा है उनके पुत्र हमारे साथ है, संजय शर्मा जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये लेखक भी हैं, पत्रकार भी रहे हैं, और इनकी एक बुक आई है, मैं जिंदा हूँ, जो कि इनकी जीवनी पर है, बहुत कुछ बयां करती है, इनसे ही हम जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, और उस किताब के बारे में बताइएगा। जी, वो किताब मैं ज़िंदा हूँ, उस समाजवाद का प्रहरी और शताब्दी का साक्षी, इस तरह से वो किताब है। तो वो किताब का बड़ा आश्चर्यजनक रूप से, मैं जब चंडीगढ़ में पत्रकार रहा तो मैं भगत सिंह के भांजे से मिला और मैं बताने लगा कि मेरे पिताजी इस तरह से उनका हिस्सा रहा है, तो वो बड़े एक्साइट होकर बोलने लगे, या तो उस सबको तुम रिकॉर्ड करो, नहीं जाके मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो उसकी प्रेरणा वहाँ से मिली। हम इनकी कहानियाँ सुनते रहते थे। तो मैं जो किताब है, मैं असल में किताब के लेखक यही है, मैं उसका एडिटर हूँ। मैंने इनको सिर्फ हेल्प की है इस मामले में। ये मुझे बोलते जाते थे और हमने उसको लिख के ज़मीन पे लेके आए। अब इस किताब के पीछे लिखने का फिर मैंने एक फीडबैक लिया एक्टिविस्ट से, जो राजनीतिक कार्यकर्ता उनसे, कि भाई आप क्या खोजना चाहेंगे अगर किसी राजनीति में किसी से प्रेरणा लेनी हो। तो उन्होंने कहा कि हमें ना एक ऐसी कहानी चाहिए जो ये बताए कि लगातार वो अपनी निष्ठा के हिसाब से काम करता रहे। तो इनकी कहानी बड़ी क्लासिकल है। इनकी कहानी, ये इनका 1926 का जन्म है, 1942 क्विट इंडिया से इनका जीवन शुरू हुआ, संघर्ष से आज़ादी के, और कॉकरोच के मंच पे भी ये थे दिल्ली में, जिसमें एक करोड़ व्यूज़ थे 3 घंटे में एंट्री के टाइम पे। तो बेसिकली ये सदा मानव जो मूल्यों को स्थापित करने के लिए लड़ने वाली एक कहानी है। तो हमने सोचा कि मैं इसके बीच में ERCP पे काम किया, वहाँ सफलता मिली। हमेशा शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से सकारात्मक रूप से उन्होंने सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वो सफल रही हैं।
तो इस कहानी को बताने का कारण ये कि कोई आदमी नैतिक रहते हुए भी राजनीति में रेलेवेंट रह सकता है और वो बेसिकली एक्टिविस्ट होता है। बीच बीच में वो MP MLA बनेगा, हार भी जाएगा, जीत जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये ज़्यादा चुनाव हारे हैं क्योंकि ये कभी सत्तावादी पार्टी से नहीं रहे और हारे ज़्यादा हैं, तो निराश नहीं होना चाहिए उन लोगों को। खासतौर से जैसे भरतपुर की आज़ादी की लड़ाई सबसे मुश्किल थी, तो सिर्फ 50 लोगों ने उस इतने बड़े पावरफुल राज को बदल दिया। तो ये हौसला देता है आज के लोगों की, अगर आप सच्चे हो, सही तरीका है और अपनी बात कहते रहोगे तो आप उससे सीखोगे। ऐसे एक्टिविज्म में जैसे ERCP पे काम किया, 10 साल आंदोलन करते रहे, 82 साल की उम्र में शुरू किया, 92 पे ख़त्म किया, फिर एक नी रिप्लेस करवाया, फिर दूसरा नी रिप्लेस, मैं बार बार इनसे कहता रहता था हम आपका कुछ करें, फिर 97 पे नी रिप्लेस कराया। हो सकता है वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जैसा कि गूगल चेक करने से पता लगता है। लेकिन सर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे वक्त में जब जेनजी वाला टाइम आ गया है, कॉकरोच पार्टी तक बन गई है, कॉकरोच जिसे कहते हैं कि अगर परमाणु बम भी फट गया ना तो वो नहीं मरेंगे। हाँ, पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती है लेकिन वो नहीं मरेंगे, वो ऐसा एक जीव है। तो बुक आई, कैसा रिस्पॉन्स मिला, युवाओं ने कितना उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स से उसको लिया, उसको समझा, कितनी कॉपीज बिक्री, ये जानने से ज़्यादा हमें ये उत्सुकता हो रही है कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है वो अभी तक बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचा है। सम्मान इन्हें अभी रिसेंटली मिला भी है विधानसभा में, लेकिन फिर हम जानना चाहते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या जो युवा को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देखिए, एक तो ये कि उसको पढ़ने से आपको राजस्थान के लगभग सारे चीफ मिनिस्टर्स के बारे में पता लगेगा, उनसे इनका क्या संवाद रहा है, उससे आइडिया लगेगा वो कैसे चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसमें काम क्या है। राजस्थान की पूरी रीऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री उसमें छोटे से हिस्से में आती है, क्योंकि ये कुछ प्रजामंडल के सदस्य थे, तो छोटे छोटे वो मंडल बने हुए थे राजस्थान में, वो आपको पता लगेगा। आपको अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के दृष्टिकोण पता लगेंगे। सारी आइडियोलॉजीज़ को एक्सप्लोर किया है इन्होंने खुद बताया कि इनके जो जीवन के चरित्र को गढ़ने वाले लोग हैं उनमें से भगवान राम पहले, फिर गांधी, फिर लोहिया, जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव, ये लोग हैं इनके चरित्र को गढ़ने वाले। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जंतर मंतर भी पहुंचे थे, आप उस पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आज के युवाओं के बारे में, खासकर जेनजी, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं जंतर मंतर पर गया था, मैंने वहाँ 20-1 मिनट में कुछ बात कही थी और अंत में मैंने एक बात कही थी कि आपका आंदोलन सफल होगा, धीरज रखना। सर, हुआ सफल? वो सफल हो गया, धीरज रखना। और मैंने ये कहा क्योंकि आपके साथ सत्य है और सत्य की विजय होती है, ये मेरा टोटल कहने का मतलब था। जहाँ तक युवाओं का अब आगे क्या होगा, वो मुद्दा इस बात पर निर्भर करता है कि आज एक सवाल उभर के आ गया कि राजनीति में अब युवाओं को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई पार्टी हो। अब इसका नतीजा ये होगा कि हमारे हिसाब से 4 में से 1 नौजवान है, 4 में 1 नौजवान, तो राजनीति पर 2 तरह का असर पड़ेगा। एक तो राजनेता में, राजनीतिक संगठनों में, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में नौजवान का हिस्सेदारी बढ़ेगी। दूसरी बात ये होगी कि जो नौजवान के मुद्दे हैं वो अब प्रमुख मुद्दे बन जाएंगे, गौड़ मुद्दे नहीं रहेंगे, प्रमुख मुद्दे बन जाएंगे, इसका एक असर होगा। सर, एक और आखिरी सवाल, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये आपसे जवाब लेना भी, क्योंकि आपने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों में ये बता दिया कि क्या संदेश है, लेकिन अगर पंडित रामकिशन जी नौजवान के तौर पर आज की सिचुएशन में होते तो वो क्या करते? यही सिचुएशन होती, जंतर मंतर पर आप होते तो सर क्या करते? देखिए, इस मामले में मेरा आज के युग में और उस युग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब जब अन्याय होता मेरे सामने तो संघर्ष का जो रास्ता है, गांधीवादी रास्ता, मैं गांधीवादी रास्ते पर उसको संघर्ष करता। और एक बात कि हम लोग कायल है, डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती। इसका मतलब ये है कि जो आज का न्याय है उसको आज ही लड़ो, चुनाव का इंतजार मत करो। अगर आज के टाइम में होता तो मैं डॉक्टर लोहिया की इस सलाह पर काम करता। बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में आने के लिए। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पधारने के लिए। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आपने बहुत ही बखूबी समझाया है, जो आज
की जनरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो यही उम्मीद करेंगे सर कि कोई मुद्दा ना आए, सरकार सुने, लेकिन अगर आ भी जाता है तो 2 शब्द हमेशा याद रखिएगा। एक तो आपको संयम रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, और मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। ट्राई अगेन यूं ही नहीं कहा जाता। सर एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन जितेश के साथ मैं पूनम शर्मा सोलंकी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।